नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में बदलते माहौल को लेकर है। और ये माहौल ऐसा बदला है कि घर से मंदिर तक और मैदान से पार्टी दफ्तरों तक हलचल मची हुई है। शुभेंदु राज में बंगाल में पुलिस से लेकर हुकूमत तक और नेता से लेकर सियासत तक सभी लोग एक्शन में हैं। और इससे टीएमसी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। कारण यह है कि एक तरफ तो सूबे भर में टीएमसी नेताओं के खिलाफ कानून का डंडा चलना शुरू हो चुका है, दूसरा टीएमसी के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं और जो अब तक नहीं भागे हैं उनमें अंदरूनी घमासान भी शुरू हो गया है। टीएमसी की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने यूं तो पहले ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्हें सीआईएसएफ की वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई और अब काकोली ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि टीएमसी के ही लोकसभा में चीफ विप कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। काकोली का आरोप है कि कल्याण बनर्जी ने कई बार संसद में उनके साथ में दुर्व्यवहार किया हुआ है। कल्याण बनर्जी पर ऐसे दुर्व्यवहार के आरोप पहले भी टीएमसी की सांसद बहुआ मोइत्रा लगा चुकी है, लेकिन कल्याण बनर्जी का कहना है कि अगर काकोली घोष को शिकायत ही करनी थी तो 3 महीने पहले जब संसद चल रही थी तब क्यों नहीं बताया। कल्याण बनर्जी कहते हैं कि दरअसल नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में काकोली के खिलाफ जो सीबीआई की तलवार लटक रही है, इसलिए दूसरी मंशा से वो ऐसे आरोप लगा रही है, यानी कहीं ना कहीं उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन मामला सिर्फ काकोली घोष का नहीं है। थोड़ी देर पहले टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। उनका यह कहना है कि टीएमसी में भ्रष्टाचार होता है। टीएमसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान कहते हैं कि दिल्ली से इजाजत मिले तो टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी में तुरंत शामिल हो जाएंगे, पार्टी ही खत्म हो जाएगी। उधर 15 नगर पालिकाओं और नगर निगमों में भी और ग्राम पंचायतों में भी 127 टीएमसी नेताओं और पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। टीएमसी के नेताओं पर 181 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी है। तो सवाल यह है कि क्या बंगाल में अब टीएमसी अपने वजूद के लिए लड़ रही है? जिस तरह टीएमसी के विधायक सीएम शुभेंदु से लेकर मंत्री निशीत की बैठकों में पहुंच रहे हैं, ये बंगाल में टीएमसी के भविष्य पर कैसा संकेत देते हैं? तमाम और भी सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर यह रिपोर्ट देखते हैं। बंगाल में बीजेपी का शुभेंदु राज क्या आया, टीएमसी के अंदर से बाहर तक कोहराम मच गया। नया विवाद टीएमसी के 2 सांसदों के झगड़े को लेकर है, जिसमें टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के चीफ विप कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने संसद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उस टाइम क्यों नहीं स्पीकर को बोला? हम 3 मास पहले भी हाउस में थे, हम उस टाइम भी कुछ किया तो स्पीकर को बोलना जरूरत था उस टाइम। ये अब तक था, बाद में बोलने से कुछ नहीं होता है। कल्याण बनर्जी का दावा है कि काकोली के आरोप झूठे हैं, दरअसल इसके पीछे कहानी कुछ और है। हमारा सोच है उनका कुछ मंशा है। स्पीकर को आपको चिट्ठी लिखेंगे, बोलेंगे सीबीआई ने उनका अगेंस्ट में एक एफआईआर किया था, चार्जशीट किया, फाइल किया। वो 5 लाख रुपया नारदा में लिया था, तो उनका अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन होने के लिए सैंक्शन का जरूरत है। वो स्पीकर का पास मांगा था, स्पीकर अभी तक नहीं दिया। अभी हम स्पीकर को लिखेंगे, क्यों आप सैंक्शन नहीं दे रहे हैं? दरअसल नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की चार्जशीट में काकोली का भी नाम था, लेकिन स्पीकर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी के अंदर भूचाल मचा हुआ है। टीएमसी के विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया गया। बाशिरहाट में टीएमसी के म्यूनिसिपैलिटी चेयरमैन के खेतों में सोना और नकदी मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। कूच बिहार में टीएमसी नेता तन्मय दास सुब्रत आचार्य को शुभेंदु के काफिले पर हमले के केस में गिरफ्तार किया गया। उत्तर 24 परगना में अजित शाह सुजीत शाह के घर करेंसी, राइफल, गोलियों से लेकर शराब तक की बरामदगी और गिरफ्तारी हुई। हुगली के टीएमसी जोनल चेयरमैन सुखदेव महतो की गिरफ्तारी हुई। विधाननगर नगर निगम से 4 टीएमसी पार्षद गिरफ्तार हुए। दक्षिण दमदम नगर पालिका के पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हुए। वर्धमान नगर पालिका में टीएमसी पार्षद शहाबुद्दीन खान तो माथा भांगा नगर पालिका में टीएमसी पार्षद चंद्रशेखर राय और हावड़ा से टीएमसी नेता आकाश सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है।
यहाँ तक कि कहीं आसनसोल में सेल की जमीन पर बने टीएमसी और लेफ्ट के दफ्तर ढहाए गए, तो अभिषेक बनर्जी के दरवाजे तक भी पुलिस की दस्तक हो चुकी है। नादिया, मुर्शिदाबाद, कूच बिहार जैसे जिलों में प्रधानों, पार्षदों और टीएमसी के नेताओं के खिलाफ 181 से अधिक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई। टीएमसी के 15 साल की सत्ता में पनपे भ्रष्टाचार, अपराध और सियासत के गठजोड़ की एक एक परतें उधेड़ी जाने लगी हैं। कहीं से लाखों करोड़ों की नकदी, कहीं से सोना मिल रहा है, कहीं सैकड़ों आधार कार्ड, तो कहीं सरकारी दस्तावेज और सामान बरामद होते हैं। तो टीएमसी के खिलाफ हो रही कार्रवाई से घबराकर सबसे पहले टीएमसी के नेताओं के बीच भगदड़ मचती दिखती है। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सारे पद छोड़ दिए। टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने पद से इस्तीफा सौंप दिया। 15 स्थानीय निकायों से टीएमसी के 127 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। टीएमसी के 6 विधायक मुख्यमंत्री शुभेंदु की बैठक में देखे गए। टीएमसी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा सीएम की मौजूदगी में विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। उत्तर बंगाल से टीएमसी के 13 विधायक मंत्री निशीथ प्रामाणिक की बैठक में पहुंचे। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय सरेआम नाराजगी जता रहे हैं। এমন বহু ঘটনা যে ঘটনাকে কোনোভাবে সমর্থন করা যায় না, মন সায় দেয় না, সাধারণ মানুষ সমর্থন করতে পারে না, তা জেনেও যে চাকরি চুরি, আরজিকর কাণ্ড, অভয়াকাণ্ড সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা রায় দিয়েছে, আমার মন আর কোনোভাবে সম্মতি দেয় না যে এর পরেও এই ধরনের দুর্নীতিগুলোকে সমর্থন করতে হবে। बीजेपी कह रही है कि दिल्ली से हरी झंडी मिल जाए तो टीएमसी का नामो निशान मिट जाए। 20 জন সাংসদ, কেন্দ্রীয় বিজেপি এবং রাজ্য নেতৃত্ব শুভেন্দু এবং শ্রমিকদের যদি দরজা খুলে দেয়, 20 জন সাংসদ আসতে প্রস্তুত। इससे 50 नाराज विधायकों समेत मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण बंगाल के 18 से अधिक टीएमसी नेताओं और सांसदों को बीजेपी के संपर्क में होने का दावा किया जाता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से 150 से अधिक विधायकों, सांसदों ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। उससे पहले भी 2024 के चुनाव में बीजेपी के 28% उम्मीदवार ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों से आए, जिनमें सबसे ज्यादा 37 नेता कांग्रेस से बीजेपी में आकर उम्मीदवार बने। वैसे हर चुनाव के पहले और नतीजों के बाद नेताओं के दल बदल का सिलसिला देखा जाता है, लेकिन पिछले दिनों हर दल के दरवाजे बीजेपी के पिछले गेट की तरफ ही खुल रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों का दल बदल है, जो पिछले महीने ही बीजेपी में आए हैं। कहा जाता है कि राजनीति में जीत के कई दावेदार होते हैं, लेकिन हार का कोई माई बाप नहीं होता। लेकिन बंगाल में तो माई बाप पार्टी को छोड़ने के लिए भी लोग तैयार होते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? क्या चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस का कुनबा इसी तरीके से फूट जाएगा? इस पर चर्चा होना जरूरी है हमारे साथ में। और यह संकट सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, सारी रीजनल पार्टीज पर क्या यही संकट मंडरा रहा है? चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। क्योंकि अगर टीएमसी टूटती है, बाहर निकलते हैं लोग, तो उन पर सबसे पहली दावेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की होगी। प्रदीप भंडारी खुश भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी धीरे धीरे एक एक करके इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 11 साल पहले सत्ता पर आई थी, 15 साल पहले सत्ता पर पार्टी आई थी, 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनी थी। उसके बाद आज तृणमूल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज की स्थिति में। प्रसून आचार्य वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिजू दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एक वक्त था 4 मई के पहले तक रिजू दत्ता तृणमूल कांग्रेस का जी जान से समर्थन किया करते थे, और वही रिजू दत्ता सबसे पहले सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि बंगाल के भीतर एक सांस ली है अब लोगों ने, कहीं ना कहीं अब भयमुक्त सांस एक तरीके से ली है। यह भी रिजू दत्ता ने कहा था। उनसे भी पूछेंगे कि अब तृणमूल कांग्रेस में क्या बुरा उनको नजर आ रहा है। और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक लंबी चर्चा और बड़ी चर्चा करना भी जरूरी है इस पर आशुतोष जी, क्योंकि रीजनल पार्टीज के सामने क्या ये एक सबसे बड़ी चुनौती हार की खड़ी होगी? 3 सवाल मैं हमारे पैनल के सामने रखूंगा। सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज काकोली घोष दस्तीदार जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने गंभीर आरोप कल्याण बनर्जी पर लगाए हुए हैं। तो उनके जो आरोप है वो सिर्फ सियासत से प्रेरित है क्या? क्योंकि कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि ये सियासत से प्रेरित आरोप। उनका कहना है कि सीबीआई की जांच की तलवार उन पर लटक रही है, इसीलिए आरोप किए जा रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या जांच और कानूनी कार्रवाई के डर से टीएमसी में नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं? लंबी फहरिस्त है कि कहीं पुलिस, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई लगातार टीएमसी के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। तो क्या ये एक डर है? सबसे पहले ये डर हमने पहले भी कई बार देखा हुआ है। तीसरा सवाल,
क्या 20 टीएमसी सांसदों के बीजेपी के संपर्क में होने के दावे के बाद बंगाल में टीएमसी टूटने के कगार पर है? क्या उसका खतरा बढ़ता नजर आ रहा है? शुरुआत स्वयं प्रकाश जी आप ही से करेंगे। ऐसा क्या हो गया, इतनी तगड़ी पार्टी, दीदी के इतने जबरदस्त समर्थक, और एक के बाद एक रोज हम खबरें सुन रहे हैं कि आज कोई नाराज, कल कोई दूसरा नाराज, इतने लोगों ने इस्तीफा दिया। काकोली घोष दस्तीदार 1984 से ममता बनर्जी के साथ काम करती हुई नजर आई थी, उनके साथ में साए की तरह उनके साथ में नजर आई थी, कांग्रेस के भीतर भी, तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी। आज पहला वार अगर किसी ने किया है तो उन्होंने किया हुआ है। नहीं देखिए, पहला वार नहीं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऐसे वार किए हैं। जब क्या होता है ना, जब बहुत लोग होते हैं जिन्हें संघर्ष पसंद नहीं होता है। 84 के समय जो ममता बनर्जी थी तब केंद्र के अंदर में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय थी 7 के अंदर में। जब तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ तो ममता बनर्जी का एक जो छवि थी, एक लड़ाकू नेतृत्व की छवि थी पूरे देश के अंदर में, और उनका जीवन संघर्ष के साथ गुजरा है। काकोली घोष दोस्तीदार ने जो काम किया है वो गद्दारी का काम है। ये कोई अच्छा काम नहीं। अगर आपको इतनी शिकायतें थी तो आप 4 तारीख के पहले बोलती, चुनाव के पहले बोलती। आपका तो एंट्री दीदी के किचन तक था। उसके बाद आपको आपके बारे में, काकोली दी के बारे में क्या क्या चार्जशीट हुई है, क्या क्या इनके ऊपर आरोप लगे हैं, इनके बच्चे जो इनके डॉक्टर है उनकी डिग्रियों के ऊपर भी आक्षेप लगे हैं। ये सब बात मैं अभी नहीं करना चाहता हूं, मगर जो ऐसे लोग हैं, जो सुविधावादी लोग हैं, जो मौका परस्त, राजनीति में एक वर्ड है अपॉर्चुनिस्ट, ये अपॉर्चुनिस्ट वर्ड जो है ऐसे लोगों पर फिट होता है जिनको अपनी धन संपदा बचानी है। जो इतने सालों में उन्होंने धन कमाया है, उस धन को बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। ऐसे बहुत लोग हैं, लाइन लगी हुई है। धन कैसे कमाया? पार्टी का क्या स्वयं काम प्रकाश जी आप बोल रहे हैं कि इतने सालों में धन कमाया, धन कैसे कमाया? कहां से आया था? 5 लाख रुपए लेते हुए नारदा शारदा कांड के अंदर में टीवी चैनल में दिखाया था, भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिखाया था। तो उस समय में इनको लगा था कि ये सही है, अभी उनको लग रहा है कि डर लग रहा है जेल में जाने का, हमारी सर्दी चली जाएगी। अगर वो गलत था तो पहले ही निकाल देते उनको। अरे भाई, हम सुनिए ना मेरी बात, निकालने की बात हम तो नहीं कर रहे। हम क्यों करेंगे? निकालने की बात है। अगर पार्टी के ऊपर में रह करके, पार्टी के संग में रह करके कोई भी व्यक्ति काम करता है, मगर जिस तरह से एक तानाशाही सरकार काम करती है, आपने सही कहा कि क्षेत्रीय पार्टी चाहे कांग्रेस पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा जो बड़ा है उनके विचारधारा से नहीं बड़ा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, कल तक गांधी को मानने वाले गोडसे को मानेंगे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे अगर आप भंडारी के पहले मैं जरा रिजू दत्ता के पास जाऊंगा, लेकिन स्वयं प्रकाश जी एक चीज का जवाब दीजिए। आपने नहीं, एक सेकंड, काकोली दस्तीदार के ऊपर आप कह रहे हैं कि भाई वो डर के मारे जा रही है। वो तो ममता बनर्जी के साथ में 1984 से है, उनके साथ में जब सीपीएम की सरकार थी, लेफ्ट पार्टीज की सरकार थी, ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टीज की सरकार पर जब आरोप लगाती थी, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में खड़ी होती थी। आज ऐसा क्या हो गया है कि वो कह रही है कि भाई तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, आईपैक चला रही है तृणमूल कांग्रेस, पार्टी का नेतृत्व नहीं चला रहा है, यही आरोप लगाकर तो वो निकलने की कोशिश कर रही है ना। सुनिए ना, क्या है ये हताशा है उनकी। आईपैक ने 2024 में उनको सांसद बना के भेजा है, भूल रही है वो। इस्तीफा देने बोलिए उनको, आईपैक पे इल्जाम लगाने पहले उनको बोलिए आईपैक तुरंत इस्तीफा देगी। 2024 का जो संसद का चुनाव हुआ था 29 जो हमारे, उस समय भी आईपैक था, 2021 में भी आईपैक था। मगर आईपैक पे इल्जाम लगा देना और करप्शन की बात करना, दुर्नीति की बात करना, ये सब हताशा है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के ऊपर में जनता का विश्वास है। 41% वोट जो मिला है पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया है। मगर देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, पर ये तृणमूल कांग्रेस है। हमारे नेत्री ने 2 लाइन कही है इसके लिए, जो गिरगिट लोग है ना, इनके लिए 2 लाइन कही है कि तृणमूल कांग्रेस की जो लोग है, मारबे जो तो, काटबे जो तो, मारबे जो तो, बाढ़बे तो फूल, रक्त तो दिए लिखे जाबो आमरा तृणमूल। जितना तृणमूल कांग्रेस को आप काटेंगे ना उतना बढ़ेगा। ये ईडी सीबीआई के डर के बारे जो लोग भाग रहे हैं ना, सबको नोटिस देके जो लोग भाग रहे हैं डर के बारे, वैसे लोगों को आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल के अपनी डिबेट में भी बुला लेते हैं। दत्ता जी, वैसे कुछ लोगों को देखिए यही बात होती है स्वयं प्रकाश जी। अभी हम बात कर रहे हैं और इसी बीच में खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के एक और एक नेता ने इस्तीफा दे दिया है। अभी खबर आ रही है, जरा खबर दिखा दीजिएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त, टीएमसी के एक और नेता का इस्तीफा हो चुका है। टीएमसी के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने पार्टी के पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है। रिजू दत्ता जी आप जरा समझा दीजिए मुझे, क्योंकि कोलकाता नगर निगम के पार्षद भी है वो, और कोलकाता नगर निगम में दोबारा चुनाव हो, ये मांग भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है। देखिए, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने देखा है। सोशल मीडिया पर आजकल इस्तीफा डाला जाता है।
और ये सोशल मीडिया के से हमें नहीं, ये बाकायदा ईमेल भेजा गया है और ईमेल के जरिए मीडिया सेल इंचार्ज को भी उन्होंने ये इस्तीफा मार्क किया हुआ है, रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ टीएमसी। वहां पर ये शांतनु सेन ने इससे पहले इस्तीफा दिया था, उसके बाद ये दूसरा इस्तीफा यहां पर दिखाई दे रहा है। उनका ये कहना है कि sincerely tried to uphold the ideology, values and vision of the organization while representing the party before public and media। मैंने आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन पर्सनल रीजंस अब उनको नजर आ रहे हैं 4 तारीख के बाद, और वो ये कह रहे हैं कि वो अपने पदों से इस्तीफा देना चाहते हैं। कारण तो थोड़ी दिन के बाद पता चल ही जाएंगे। रिजू दत्ता जी, अभी आपने सुना स्वयं प्रकाश पुरोहित क्या कह रहे हैं। 4 मई के बाद कई लोगों को जो तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करते थे, टेलीविजन डिबेट्स में आकर सामने बात करते थे, ऐसा क्या हो गया अचानक कि आपने कहा कि एक राहत की सांस पश्चिम बंगाल के भीतर ली है? ये राहत की सांस 4 मई के पहले आपको नजर नहीं आती थी। साहिल जी थोड़ा वक्त दीजिएगा, एक एक करके बताता हूं। 2 मई रिजल्ट आने से पहले ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने अरे ये ऐसे 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 क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है साहिल जी? स्वयं प्रकाश जी सुन लीजिए ना, ये अरे आपके पुराने कलीग है, जरा सुन तो लीजिए। जाहिल लोग क्यों लाते हैं? नहीं ऐसे नहीं, प्लीज देखिए जो भी आपका व्यक्तिगत मामला है वो यहां पर मत निकालिएगा, एक दूसरे को इस तरीके से संभावित मत करिएगा। पॉलिटिकल डिबेट हम कर रहे हैं, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। तो स्वयं प्रकाश जी सुन लीजिए, चलिए वो बोलते रहेंगे। रिजू दत्ता जी आप बोलिए, चलिए। धन्यवाद। बात यह है ना कि अभी जो लोग काकोली घोष दोस्तीदार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनका पार्टी में जन्म 5 साल पहले हुआ है। जो अभी प्रवक्ता बन के बैठे हैं, क्योंकि असली प्रवक्ता तो सब निकल गए पार्टी से। अभी बी टीम भी नहीं, सी टीम भी नहीं, डी टीम भी नहीं, ई टीम खेल रही है। रहा बात प्रदीप, यहां पर है बीजेपी के प्रवक्ता, प्रदीप के साथ तो मेरा 2 मई 3 मई को भी झगड़ा हुआ तृणमूल की तरफ से। पर जब 4 मई को बंगाल में परिवर्तन हुआ, उसके बाद जब जो तत्काल बीजेपी के गुंडे हैं, मतलब जो लेफ्ट के गुंडे थे, जो 2011 में तृणमूल के गुंडे बने, उसके बाद 4 मई शाम को 4 बजे के बाद तृणमूल बीजेपी के तत्काल बीजेपी खुद बीजेपी बन के गुंडे बने। जब वो हम सबके घर पे, सब बीजेपी के तृणमूल के कार्यकर्ताओं के घर पे आक्रमण चला रहा था, उस टाइम किसी ने, तृणमूल के किसी नेता ने नहीं, ना ममता बनर्जी ने, ना अभिषेक बनर्जी ने किसी कार्यकर्ता का फोन उठाया। उस टाइम मैं आज चैनल पे बोल रहा हूं, ये बीजेपी के नेता हैं जिन लोगों ने प्रोटेक्शन दिया है टीएमसी के कार्यकर्ता को, उनकी जानमाल की रक्षा की है। और यही बात मैंने कहा था, इसलिए पार्टी ने मेरे को सस्पेंड किया, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी को। और अभी अच्छा साहिल जी कैसे बात करें, फेडर डाउन कीजिए ना, खत्म कर लूं मैं। बोलिए आज जो टीएमसी के, ये मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है जो आप बता रहे हैं कि जो लोग गुंडे ही होते हैं, सिर्फ सत्ता के साथ साथ पार्टी बदल देते हैं। ये भी आप कहने की कोशिश कर रहे हैं ना? सही है ना? सही बात है, हाँ एकदम बिल्कुल। हाँ। और आज जो टीएमसी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के काकोली घोष दोस्तीदार के बारे में बात कर रहे हैं और नारदा का स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं, वो भूल गए नारदा टेप में आज की डेट में जो तृणमूल कांग्रेस के चीफ व्हिप है फिराद हकीम का भी वीडियो है। आज के डेट में जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय है, उनका भी वीडियो है। तो काकोली घोष दोस्तीदार क्यों खराब है? देखिए मसला ये है, आज क्यों आपका डिबेट करते करते 24 घंटे में 4 प्रवक्ताओं ने इस्तीफा दिया, क्यों 130 के करीब पार्षदों ने इस्तीफा दिया, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जब क्षमता में थी, तब या तो आपको तृणमूल कांग्रेस की बातें करनी पड़ेगी, अगर आप तृणमूल कांग्रेस की बातें नहीं करेंगे तो आपको आपके पोस्ट से काटा जाएगा, और अगर आप आपके व्यक्तिगत तौर पे पार्टी छोड़ना चाहेंगे तो आपके ऊपर पुलिस केस लगाया जाएगा। तो ये जो थ्रेट कल्चर था, उसमें कोई कुछ बोल नहीं पाया। आज जब पहली बार रिजू दत्ता ने मेरे ऊपर अपनी आवाज बुलंद की, तब मेरे को सब लोग मेरे ऊपर चढ़ गए। अंजना जी ने एक स्पेशल शो कर दिया मेरे ऊपर। पर आज उस दिन 10 तारीख को, 10 मई को रिजू दत्ता ने जो बातें कही थी, आज तृणमूल के सांसद, तृणमूल के विधायक, तृणमूल के पार्षद, तृणमूल के कई लोग तो ये कहते हैं रिजू दत्ता जी, आपने कहा ना परिवर्तन की बात की, जो आपका मन परिवर्तन हो रहा है, उसमें सत्ता परिवर्तन की वजह से भी तो मन परिवर्तन हो सकता है ना? ये तो मन परिवर्तन हम कई सालों से देख रहे हैं। आशुतोष भी यहाँ बैठे हुए हैं, सालों से हम देख रहे हैं। सत्ता बदल जाती है, मन का परिवर्तन भी हो जाता है। देखिए पहले ऐसे वेदर कॉक तो हर जगह दिखाई देते हैं। मैं ये बात तो नहीं है। मैं साहिल जी आपसे एक बात सीधी तरह बता रहा हूं, बीजेपी को 208 सीटें मिले हैं विधानसभा में। बीजेपी को ना रिजू दत्ता की जरूरत है, ना काकोली घोष दोस्तीदार की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आज तक जैसे प्लेटफॉर्म में कह रहा हूं कि
मेरे बहुत जान पहचान है दिल्ली या बंगाल के बीजेपी नेताओं के साथ। मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे ज्वाइन करना है, ना उन्होंने बोला है कि तुमको ज्वाइन करवाएंगे। तो ये जो तृणमूल के लोग जो थ्रेट कल्चर से बाहर आने के बाद, परिवर्तन के बाद, वो सांसद हो, विधायक हो, प्रवक्ता हो, जो अपना मुंह खोल रहे हैं, उनको ये स्टैंप लगाया जा रहा है कि ये लोग बीजेपी हैं। नहीं, किसी को ना बीजेपी लेने की बात की है, ना किसी ने बीजेपी में एप्लीकेशन दिया है। पर मजे की बात यह है, स्वयं प्रकाश जी आप इसका जवाब दीजिएगा। पर मैं खत्म कर लूं। पर लेकिन रिजू जी मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, अगर तृणमूल कांग्रेस दोबारा 200 सीट लेकर जीत जाती पश्चिम बंगाल के भीतर, तब तो ये आवाजें नहीं निकलती। ये बात का भी ख्याल कहीं ना कहीं रखना होगा। स्वयं प्रकाश जी जल्दी से जवाब दीजिए। उसके बाद प्रदीप भंडारी को मुझे पूछना है कि ऐसा बीजेपी में क्या चुंबक है कि चुनाव में जीतने के बाद अचानक लोग उनके तरफ खींचे चले आते हैं। यह भी जरा मुझे उनसे पूछना है। लेकिन स्वयं प्रकाश जी जल्दी से आप पहले जवाब दे दीजिएगा। छोटा सा एक जवाब है, रिजू दत्ता से खाली पूछूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए जिनको मानते हैं, जिन इष्ट को देवता को मानते हैं, उनकी कसम खा के बोले कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा आजीवन। ये सिर्फ एक छोटी सी बात बोल दे आपके चैनल के सामने। मुझे ज्यादा बात नहीं करनी। मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित, जो अभी तृणमूल का मतलब ममता बनर्जी से भी ज्यादा बड़ा तृणमूल, अरे मेरी बात का जवाब दो ना। मैं उनको याद दिला देता हूं कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री किस पार्टी में थे, उनको अभिषेक बनर्जी क्यों निकाला पार्टी से? निश्चित प्रमाणित किस पार्टी में थे, उनको अभिषेक बनर्जी ने क्यों निकाला? तापस राय किस पार्टी में थे, उनको अभिषेक बनर्जी ने क्यों निकाला? अरे जो चोरी के मामले में है, स्वयं प्रकाश जी चारा चोरी के मामले इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। चोरी के राजनीति में रिश्ते अगर दुखर भी हो जाते हैं, तभी एक आपको डिसेंसी की लेवल रखनी होगी। स्वयं प्रकाश जी प्लीज, आज वो आपके खिलाफ है, इसका मतलब ये नहीं ये भाषा का इस्तेमाल है। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, जो हार का ठिकरा है ना, रिजू दत्ता जी एक मिनट जरा उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद में दोबारा आपके पास आऊंगा। स्वयं प्रकाश जी आपकी बात खत्म करें। आज तक बुलाते हैं आप लोग। मेरे अरे चुप रहा छोटा, तुम्हारे नीचे स्वयं प्रकाश जी आपकी बात खत्म करें। रिजू जी प्लीज, आप भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जरा उनको शांत करिए। रिजू जी को बोलिए। सुनिए, इनके ऊपर केस है चीटिंग का, इनके ऊपर अरे रास्ते में थाने में चीटिंग का केस है। 25 लाख रुपए का, सुनो ना, 25 लाख रुपए का एक ज्वेलर से ज्वेलरी लेके आया, उसको अभी तक केस नहीं दिया। ये चीटिंग केस खाया हुआ व्यक्ति है। क्या बड़ी बड़ी बात काहे के लिए रखा था उनको समर्थन करने के लिए? अगर ये केसेस थी तो वो पहले आपको भी क्यों नहीं नजर आई? ये भी तो सवाल पूछा जा सकता है। चलिए एक मिनट जरा दोनों को शांत, रिजू दत्ता जी को जरा शांत करिए प्लीज, जरा फेडर प्लीज डाउन करिए प्लीज। स्वयं प्रकाश जी सवाल यहां पर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है। चलिए एक मिनट, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है ट्विशा मामले में, क्योंकि उनकी सास गिरिबाला को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक ही रही थी। उनका जो बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया था और उसके बाद सीबीआई की टीम उनके घर में पहले से ही बैठी हुई थी। सीबीआई ने पूछताछ के बाद भोपाल में ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले ही सीबीआई की टीम उनके घर पर पहुंची थी और भोपाल में तुरंत उनकी गिरफ्तारी हुई। इससे पहले इस मामले में उनके पति की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ हो चुकी है। समर्थ के आरोपी जो समर्थ है उनके पति है ट्विशा की, उनकी मां गिरिबाला सिंह, जिन्होंने इससे पहले मीडिया में कुछ बयान दिए थे ट्विशा के खिलाफ। तो सीबीआई उनके घर में पूछताछ करने के लिए पहुंची और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। दरअसल इससे पहले उनका जो एंटीसिपेटरी बेल है वो रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद गिरिबाला सिंह को जो राहत नहीं मिली, उससे पहले ही सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची थी और पूछताछ के बाद उनकी। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सीबीआई ने ये गिरफ्तारी की है, अटकलें लगाई जा रही थी, साफ ही नजर आ रहा था कि शायद उनकी सास की गिरफ्तारी हो जाएगी। अब मामला कैसे आगे बढ़ेगा इन्वेस्टिगेशन में? अरविंद, अभी की जो सबसे बड़ी खबर जो डेवलप आया है वो ये है कि जो गिरबाला है उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये लंबी पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद कुछ एविडेंस मिले हैं, जिसके बाद सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया है। बहुत मुमकिन है कि अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सुबह की अगर बात करें, जो सुबह बड़ा डेवलपमेंट आया था साहिल, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसने जो एंटीसिपेटरी बेल थी वो रिजेक्ट कर दी थी, जिसके बाद से ही माना जा रहा था कि गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। और जिस तरह से परिवार ने आरोप लगाए थे और जो एफआईआर भी एक्सेस किया था सीबीआई का आज तक ने, उसमें भी जो लोकल पुलिस में जो एफआईआर थी उसी को सीबीआई ने भी
रजिस्टर्ड किया था, जिसमें आरोप लगाए गए थे न सिर्फ समर्थ पर बल्कि जो सास थी गिरबाला उस पर टॉर्चर करने का, साथ ही साथ 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो दहेज है वो मांगने का। तो लगातार ये कटघरे में थी। पहले समर्थ अरेस्ट हुआ था और उसके बाद फिर सीबीआई ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और कुछ देर बाद इनको अदालत में पेश किया जाएगा। साहिल, इससे पहले समर्थ सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, हालांकि उन्होंने अपने आप को खुद ही अदालत के सामने पेश किया था और उसके बाद उसकी समर्थ सिंह की भी पूछताछ हो चुकी है और उसके बाद गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी। गिरिबाला सिंह पर किस तरीके से सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है, क्योंकि इससे पहले गिरिबाला सिंह की तरफ से जो बयान दिए गए थे ट्विशा के खिलाफ उनके बारे में उसको भी काफी क्रिटिसाइज किया गया था। समर्थ से पूछताछ के बाद गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो रही। अरविंद की बात करें, जहां साहिल आपने बताया कि समर्थ कोर्ट में सरेंडर करने के लिए गया था, लेकिन उसके पहले ही वहां पुलिस पहुंची, जो एसआईटी की टीम थी उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद चूंकि मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई के लिए जो केंद्र सरकार है उसको और जो सीबीआई है उसको गुजारिश की थी, उसके बाद सीबीआई ने इस मामले में जो लोकल पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया था उसको री रजिस्टर्ड किया। उसके बाद फिर समर्थ से लंबी पूछताछ हुई और उसके बाद चूंकि जो गिरबाला है उनकी बात करें तो उन्हें राहत थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो एंटी सिटपरी बिल था वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ही ये माना जा रहा था कि किसी भी वक्त इनकी गिरफ्तारी हो सकती है और गिरफ्तारी हुई। चूंकि ट्विशा, जैसा आपने कहा कि जब लगातार ये बयान भी दे रहे हैं, गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी के पहले जो बेल एप्लीकेशन कोर्ट में किया गया था, सीबीआई ने उसका पुरजोर विरोध किया और 4 चीजें सीबीआई ने अदालत के सामने रखी। उसमें उनका कहना था कि डाउरी हैरेसमेंट का मामला उस पे था और उसके लिए उसको हैरास किया जा रहा था ट्विशा को। उसके साथ साथ प्रेगनेंसी का फोर्सफुली टर्मिनेशन किया गया और उसके साथ साथ गुस्से में जिस तरीके से वो बात की, और उसके साथ साथ ये भी सीबीआई का ये कह रहा था कि जब पूछताछ हुई थी गिरिबाला सिंह से, उस पूछताछ के बीच में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ट्विशा के शरीर पर जो इंजुरीज थी, जख्म के निशान थे, वो कैसे आए, वो भी नहीं बता पाए थे। उसके बाद अदालत ने उस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था और अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो मामला आगे बढ़ाएंगे, हमारे ओरिजिनल डिबेट की तरफ हम चलते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर भोपाल से, क्योंकि कई दिनों से पूरे देश भर में ट्विशा की मौत का मामला चर्चा में है। प्रदीप भंडारी, वही सवाल आपसे कि आप में सत्ता का ऐसा क्या ग्लू है, क्या चुंबक है कि देखिए प्रवक्ता भी आपके तरफ खींचे चले आ रहे हैं और नेता भी आपके तरफ खींचे चले आ रहे हैं। काकोली दस्तेदार जैसे ही स्टेटमेंट करती है उनको तुरंत सेंट्रल एजेंसी का प्रोटेक्शन भी वहां पर मिल जाता है। तो बीजेपी का क्या प्लान है? अभी 208 से पेट नहीं भरा, और भी चाहिए लोग आपको? देखिए साहिल भाई, आज तृणमूल कांग्रेस के स्वयं प्रकाश पुरोहित और टीएमसी और कई लोग जो है ईद बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों लोग जो है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए। 2025 में रेड रोड कलकत्ता के अंदर सड़क पर नमाज चल रही थी, आज 2026 के अंदर कोई सड़क पर नमाज नहीं चल रही। ये फोटो देखिए, बंगाल के मुख्यमंत्री इस्कॉन के अंदर पूजा कर रहे हैं और ये ममता बनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। परिवर्तन देखिए, जो कल तक महादेव का अपमान कर रहे थे, आज वो उनको चुनाव के बाद याद आया है कि वो हिंदू है। याद करिए, जो पश्चिम बंगाल के अंदर जमीन नहीं दे रहे थे, आज कूच बिहार से लेकर हर जिले के अंदर, भले कूच बिहार में 22 एकड़ हो, भले वो दक्षिण दिनाजपुर के अंदर 20 एकड़ हो, हर जिले के अंदर जो लैंड है घुसपैठियों को रोकने के लिए वो पश्चिम बंगाल के अंदर बीएसएफ को दे दिया है। याद करिए वो विजुअल्स जो आज तक ने चलाए थे, जिसके अंदर घुसपैठी अपने आप डर डर के बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। तो जब पश्चिम बंगाल से डर हार चुका है, सवाल मेरा इस बात पर है कि तृणमूल कांग्रेस से डर डर कर जो नेता बाहर निकल रहे हैं उनके बारे में सवाल है। प्रदीप भंडारी जी, सुनिए तो सही। जैसे घुसपैठी आप कह रहे हैं ना कि वो सीमा पर मालदा, मुर्शिदाबाद, उन इलाकों में हम देख रहे हैं कि बंगाल की सीमा क्रॉस करके वहां जा रहे हैं, उसी तरीके से राजनीतिक सीमा भी क्रॉस हो रही है। उसका जरा जवाब दीजिए। साहिल जी, अभी कोई सुनिए तो सही, आ रहा हूं, मुझे भूमिका बनाने के बाद पॉइंट पाने दीजिए। तो जब ये डर डर के जब घुसपैठिए जा रहे तो पूरे पश्चिम बंगाल से भय का वातावरण हटा है।
तो जब ये भय का वातावरण हटाए तो तृणमूल कांग्रेस के खुद के नेताओं के अंदर जो भय था ममता और भाईपो का, वो भी हटाए। तो भले वो काकुली दस्तार हो जो लेटर लिख के बता रही है कि आरजी का रेप और मर्डर के अंदर ममता बनर्जी ने किस तरीके से पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित किया, या वो रिजू दत्ता जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हो गए जो पिछली बार अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के डर के कारण जो है इस तरीके की गालियां बकते थे, इस तरीके की गंदी बातें करते थे। उनकी खुद की इच्छा नहीं थी। जब जनता जागी तो ये लोग भी जागे, और अभी तो शुरुआत है। मैं कहता हूं साहिल भाई, आगे आगे देखिए। आपको कैसे मालूम उनकी इच्छा नहीं थी? हमारी बात है ही नहीं। प्रदीप भंडारी, पश्चिम बंगाल की जनता आपको की कैसे बात है। मालूम उनकी इच्छा नहीं थी? आपको कैसे मालूम उनकी इच्छा नहीं थी? क्योंकि जब मैं जवाब देता हूं, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है कि पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस मतलब वाइपो और ममता बनर्जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये तो सभी जानते हैं। इसीलिए जाके देखिए स्वयं प्रकाश पुरोहित ने आपके शो में बोलना शुरू किया, एक रेजिग्नेशन हो गया। अब स्वयं प्रकाश पुरोहित और बोलेंगे, दूसरा रेजिग्नेशन हो जाएगा। जितना ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के लोग ममता बनर्जी और वाइपो के कहने पर बोलेंगे, उतने ज्यादा लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़ के जाएंगे। क्योंकि आज सब जान चुके हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेके पश्चिम बंगाल की सड़क पर घूमता है, या तो उसको जनता अंडे मारती है, या उसको फ्लाइट के अंदर चोर चोर कहती है, या कहते हैं कि भ्रष्टीकरण तुष्टीकरण करने वाले हैं। तो आज जनता इनके खिलाफ है और कोई इस तरीके का अपमान नहीं झेलना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस का जो आतंक था, जो तृणमूल कांग्रेस के तुष्टीकरण था, उससे उसको आजादी मिली है। 1947 के अंदर देश आजाद पॉलिटिकली हुआ था। 2014 के अंदर सिविलाइजेशनली देश को रेनेसेंस मिली थी। पश्चिम बंगाल को 2026 में लिए। और इसका सवाल का जवाब आपको बताऊं, अगर ये मेलोडी खाएंगे ना ये स्वयं प्रकाश पुरोहित, तो क्या पता उनका भी जो जीवन है, उनका भी दिमाग ठीक हो जाए। और आज ये तृणमूल कांग्रेस में, क्या पता कल ये तृणमूल कांग्रेस में ना रहे। ये तो सब ऐसी तरीके से बोल रहे हैं कहने के लिए। सत्ता की मेलोडी ऐसी होती है ना कि व्हाट्सएप के अंदर अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने इनको धमका दिया था। प्रदीप भंडारी, मैंने हम लोग जितने दिन से पत्रकारिता हम लोग देखी है, मैंने दोषी की इतना बात देखा है पे- कि सत्ता की मेलोडी ऐसी होती है ना कि हर किसी को मन करता है कि उसको चख के देखना चाहिए। वो मेलोडी बंद हो जाती है तो अपने आप जो दूसरे लोग हैं ना, वो भी मेलोडी मांगने आ जाते हैं। रिजू दत्ता जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, जल्दी से आप बोल दीजिएगा। जब हम सत्ता में जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी घुसपैठियों ने 10 सेकंड दीजिए। जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी घुसपैठियों के खिलाफ की बात करते थे। 1996 भोपाल सेशन, जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी आर्टिकल 370 हटाने की बात करते थे। जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी राम मंदिर बनने की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से देखिए ये फर्क है, से माध्यम बीजेपी सत्ता में नहीं होती है तब भी उनके नेता छोड़कर इस तरीके से कूदना शुरू नहीं करते हैं। ऐसा क्या है कि तृणमूल कांग्रेस का ताना बाना एक चुनाव में हार के बाद अचानक कहीं ना कहीं फैलना शुरू हो गया है? ऐसा क्या हो गया? मैं बताता हूँ। हमको तो लगता था कि भाई तृणमूल कांग्रेस संघर्ष से आई हुई पार्टी है, लेफ्ट के खिलाफ तो एकदम मजबूत होगा ताना बाना। देखिए अरे इस बार क्या का जो संघर्ष, चुनाव हुआ है, कि इस चुनाव कम्युनिस्टों के अंदर गुंडों को जो तृणमूल चुनाव कांग्रेस लोग- में करके अरे अपनी बीच पार्टी में- रखा, कांग्रेस को अरे चुप तोड़कर रहो ना ममता यार। बनर्जी ने अपनी अरे- पार्टी बनाई। अरे क्या कांग्रेस के संघर्ष है पेपर भैया को- प्राइवेट अरे लिमिटेड कांग्रेस के कंपनी का? पेपर को प्रदीप जी जरा उनको भी- तुमको दिया है। प्राइवेट उनके लिमिटेड पास कंपनी झंडा का उनका संघर्ष है। उनका जवाब कभी उनका तो जवाब है, सुन लेते हम लोग सुनो को ना, जो मेरे कि बीच में नहीं अरे ऐसा मत बोलना। करिए, ऐसा मत करिए प्रदीप भंडारी। अभी भी उनकी पार्टी है, उनको बोलने का मौका तो मिलना चाहिए ना। प्लीज प्लीज अरे कुछ स्वयं नहीं प्रकाश, है। स्वयं अरे आज ये बोल रहे हैं, एक हफ्ते बाद नहीं बोल पाएंगे। मेलोडी देखो खाओ। आप नोट करो। सुनो ना, मेलोडी खाओ। अरे हम मेलोडी भी खाएंगे, घुसपैठियों को भी हटाएंगे और तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को डंडों से भी पीटेंगे। खाओगे और जूता पालिश करो ट्रम्प चलिए ठीक है, ट्रम्प ठीक के है, जूते पालिश ठीक करो। है, मेलोडी भी ठीक खाया ट्रम्प जाएगा, के जूते घुसपैठियों पालिश को भी करो। हटाया ट्रम्प, जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प, चाचा ट्रम्प के बारे में थोड़ा सोचो। अरे तुम जाओ ट्रम्प बाइकों चाचा के घर बोलेंगे के तो अंदर बैठ के छुप देश जाओ। को वो खड्डे बाइकों में तो डाल निकल दिया। नहीं भटकाइए मत प्लीज। प्रदीप प्लीज, अरे उनको सवाल पूछा, जवाब तो दे दो प्लीज। प्रदीप प्लीज। ट्विटर हैंडल को बंद करवा दिया। जैनजी जब रास्ते में उतरेगी, प्रदीप भंडारी और रिजू दत्ता जैसे लोग फिर इधर उधर भागेंगे। देखिए देश में बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, इनको पता नहीं है। सुनिए ना, अरे चुप रहो ना, अरे चुप रहो ना, अरे नाम प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी प्लीज, चलो जरा दोनों को शांत करिए, दोनों को शांत करिए, दोनों को शांत करिए, सुन लो, दोनों को शांत करिए, सुन लो, दोनों को शांत करिए देश के अंदर सुन लो। स्वयं प्रकाश जी जल्दी से जवाब फिर सुना चाहिए जी। ये ऐसे ही करेंगे पत्नी जी। ये हिंदू मुसलमान से इन्होंने शुरू किया, जरा प्रदीप भंडारी आज को इन्होंने शांत हिंदू मुसलमान से शुरू जवाब, किया, स्वयं प्रकाश। मगर देश की असली जो व्यवस्था स्वयं प्रकाश है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। विपक्षी पार्टियों को तोड़ना है, शरद पवार की पार्टी को तोड़ा,
महाराष्ट्र के अंदर में तोड़ा ना इन्होंने, बंगाल के अंदर में देखिए प्रलोभन दे करके और सत्ता। सुनिए, 3 महीने के लिए ईडी सीबीआई दे दीजिए हमको, तुम्हारे जितने नेता हैं सबको डाल देंगे जेल में या भाग जाएंगे देश छोड़ के। 3 महीने के लिए दीजिए ईडी सीबीआई। इंस्टीट्यूशन को लेकर खेल रहे हो, इंस्टीट्यूशन को लेकर खेल रहे हो। क्या जैसे हमने बंगाल के रक्त चरित्र पर चर्चा की, इंस्टीट्यूशन के बिना तुम्हारा सुनो, इंस्टीट्यूशन, अरे 15 साल आर्टिकल, जरा दोनों को शांत करिएगा, जरा दोनों को शांत करिएगा, दोनों को शांत करिए प्लीज। प्रसून आचार्य, जैसे हमने बंगाल के चुनावी रक्त चरित्र पर चर्चा की थी, क्या उसी तरीके से बंगाल का राजनीतिक चरित्र भी इस तरीके से है कि सत्ता बदलती है तो अपने आप लोगों का जाना भी शुरू हो जाता है, असल डर का माहौल अचानक खत्म हो जाता है, लेफ्ट के लोग टीएमसी में, टीएमसी के लोग बीजेपी में। एक चीज बताया काकोली घोष दस्तीदार का, कल्याण बनर्जी जो बोला है नारदा स्टिंग ऑपरेशन का जो चार्जशीट का बारे में बताया, वो बात थोड़ा सही है, लेकिन वो नारदा केस में तो शुभेंदु अधिकारी का भी नाम है, सौगत राय का भी नाम है जो अभी एमपी है, लेकिन मामला दूसरा है। मामला है कलकत्ता का एसएसकेएम हॉस्पिटल जो है सरकारी पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल है, वहां एक आईवीएफ एक पीपीपी पार्टनरशिप में चलता है जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक, वो घोष दस्तीदार का साथ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक पीपीपी मॉडल है। अभी सरकार बदल गया, जब ममता बनर्जी उसको उद्घाटन किया था और घोष दस्तीदार जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक और सरकारी हॉस्पिटल का जो पीपीपी मॉडल है वो तो अभी इंडिविजुअल केसेस छोड़ दीजिए ना प्रसून आचार्य जी, इंडिविजुअल केसेस छोड़ दीजिए ना, हर किसी का अपना कारण होता है। मैं ये देख रहा हूं पार्टी के भीतर कि बंगाल के भीतर जब कांग्रेस सत्ता में थी, उसके बाद लेफ्ट सत्ते में आई तो कांग्रेस का कैडर लेफ्ट हो गया, लेफ्ट से टीएमसी की सत्ता आती है तो लेफ्ट का कैडर टीएमसी हो गया, अब टीएमसी से बीजेपी सत्ता में आ गई है तो टीएमसी का कैडर बीजेपी हो रहा है। रिजू दत्ता भी उसी बात का जिक्र कर रहे थे, आपको भी लगता है क्या यही बंगाल का राजनीतिक चरित्र है क्या? 2016 का बाद लेफ्ट का कैडर टीएमसी में गया था, लेकिन इस बार ऐसा है कई करीबन 10-12 एमपी जो है बीजेपी के साथ संपर्क में है, ये बात सही है, और राज्यसभा का भी 2-3 आदमी बीजेपी का संपर्क में है, क्योंकि ये लोग कोई पॉलिटिकल और इडियोलॉजिकल था नहीं, ये लोग को ममता बनर्जी लेके आया, एमपी बनाया, और इसके बाद अभी जो सिचुएशन जो है ममता बनर्जी का पार्टी का करप्शन सामने आया और कई सारे लोगों के ऊपर केस बनने जा रहा है। अभी जो संतोष के बता रहा है उसका खिलाफ भी कई केस है। क्या चुनावी हार के बाद रीजनल पार्टियों का पॉलिटिकल भविष्य खतरे में पड़ जाता है? और ये हमने कई बार देखा है कि या तो राज्य में सत्ता चाहिए या तो केंद्र में सत्ता चाहिए, उसी के तर्ज पर रीजनल पार्टी चल सकती है। क्या टीएमसी भी इसी तरीके से खत्म हो जाएगी? अभी हम देख रहे थे कि बीजेपी के एमपी बोलना शुरू कर चुके हैं कि बस ऊपर से आदेश दीजिएगा, खत्म हो जाएगी टीएमसी। साहिल, आपने एक चीज बहुत अच्छी बताई। आपने कहा कि पहले लेफ्ट था, लेफ्ट के बाद वो कांग्रेस हो गया, कांग्रेस के बाद ममता बनर्जी और अब बीजेपी, यानी जो काडर है वो पहले लेफ्ट से कांग्रेस की ममता के साथ अब बीजेपी की तरफ मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी इसका मतलब ये कि एक खास तबका है जो दरअसल सत्ता के साथ चलता है। जैसे ही वो पार्टी हारती है और लोगों को लगता है कि अब इस पार्टी के लिए दिक्कत पैदा हो गई तो वो बड़े आराम से वहां से निकल के दूसरी पार्टी की तरफ चला जाता है और कुछ समय तक इंडिपेंडेंट बना रहता है। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जिससे अगर आप काकोली दस्तदार का एग्जाम्पल लीजिए, 2014 का जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन था उसमें तो फंसी थी, 5 लाख रुपए उन्होंने लिए थे, उन्होंने कबूला था। 2016 में यह मामला पब्लिक में हुआ था, लेकिन 2017 में सीबीआई ने उनकी गवाही ली थी और उन्होंने एडमिट किया था कि उन्होंने पैसे एक्सेप्ट किए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जिन्होंने हमें पैसे दिए थे हमने उसको पैसे वापस कर दिए। 2019 में उनका वॉइस टेस्ट भी हुआ था। अब दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए सीबीआई इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाए, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या मुकुल रॉय हो, क्योंकि उनको स्पीकर की परमिशन नहीं मिली और एमपी के खिलाफ कार्रवाई करने के पहले आपको स्पीकर की परमिशन चाहिए होती। अभी तक शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वो परमिशन नहीं मिली है, जबकि 6 अप्रैल 2019 को स्पीकर से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ परमिशन मांगी गई थी। अगर काकोली दस्तदार को ये लगता है कि अगर वो टीएमसी में बनी रही और अगर स्पीकर की परमिशन मिल गई तो वो भी उसी तरीके से गिरफ्तार हो सकती है जैसे कि सुल्तान अहमद गिरफ्तार हुए। या फिर सिंप्लिसिटी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि कई बार अलग अलग एजेंसियों का दबाव भी होता है। मैंने महाराष्ट्र में भी उस बात को देखा हुआ है, देश भर में अलग अलग एजेंसी को देखा और आज से नहीं पहले से देखा हुआ है। लेकिन क्या इसका इतना सिंप्लीफिकेशन रहेगा क्या? क्योंकि देखिए ये भी है, देखिए हम आंकड़ा चला रहे, 36 दलों की रीजनल फोर्सेस की जो आय है वो 11,134 करोड़ रुपए से कम हुई है, यानी करीब 52%
उनको मिलने वाला चंदा घट चुका है जैसे ही वो सत्ता से हट जाते हैं। ये भी तो कहीं ना कहीं एक कारण होता है ना, सत्ता से हटना रीजनल, उसके बाद रीजनल पार्टी को अपना फोर्स बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। देखिए साहिल, असली बात क्या होती है, और असली बात यह है, दरअसल ये सब चीजें जो मैं कह रहा हूं वो तो है, असली बात क्या है कि क्षेत्रीय पार्टियों में अगर एक दो पार्टी को छोड़ दे, किसी के पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है। आप डीएमके के बारे में कह सकते हैं उसकी अपनी विचारधारा, ममता बनर्जी की कौन सी विचारधारा है, लालू प्रसाद यादव की कौन सी विचारधारा है, या फिर आपकी तृणमूल या आपकी समाजवादी पार्टी कौन सी विचारधारा है, एनसीपी की कौन सी विचारधारा है, उद्धव ठाकरे कौन सी विचारधारा है। इन सब पार्टियों के पास उस तरीके से विचारधारा का गोंद नहीं है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से चिपके रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक मामले में मैं तारीफ करूंगा, वो पार्टी सत्ता में रहे ना रहे, उसके विधायक, उसकी पार्टी नहीं टूटती। क्यों नहीं टूटती? क्योंकि उसके साथ विचारधारा का गोंद लगा हुआ है। लेकिन बाकी पार्टियों के साथ दिक्कत क्या है कि उनका वो कमिटमेंट पार्टी के प्रति या पार्टी के आइडियोलॉजी के प्रति नहीं होती। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां, देखिए कैसी पार्टी आपने बनाई है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता, क्या विचारधारा, आशुतोष भी पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए आशुतोष पूछ रहे हैं, सही है, इनकी बात से मैं असहमत पूरी तरह नहीं हूं, मगर देखिए पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन को ममता बनर्जी ने उखाड़ कर फेंका था। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जितने अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे नेता ममता बनर्जी के घर पे गए, मगर जिस तरह से शीशा लेदर करने की कोशिश की गई छोटे छोटे नेताओं द्वारा ममता बनर्जी के बारे में, आज तक एक भी ऐसा कोई केस ममता बनर्जी के खिलाफ ही नहीं ला पाए। हाँ, हम ये बोलते हैं हमारे कुछ नेता जिन्होंने गड़बड़ियां की उनके खिलाफ कार्रवाई होती गई और उनके खिलाफ आगे भी होगी। जो गलत करे उसे जेल में डालो ना, भाजपा में क्यों लेते हो? रियू जत्ता अगर चीटिंग केस खाया हुआ है तो इसको आप भारतीय जनता पार्टी या एनालिस्ट मत बनाइए, इसको डालिए जेल के अंदर में, आप भाजपा में मत लीजिए, वॉशिंग मशीन में। ये इनकमिंग जारी रहेगा क्या? रिजू दत्ता जल्दी से 20 सेकंड आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके बाद प्रदीप भंडारी। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहता हूं, आपके दर्शकों को याद दिला दूं कि ममता बनर्जी जी खुद अटल बिहारी जी के सरकार के मंत्री रहे हैं और ममता बनर्जी जी खुद पहले कह चुके हैं बीजेपी इज आवर नेचुरल एलाई। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें ये ई ग्रेड प्रवक्ता ना करें। और मुझे व्यक्तिगत तौर पर प्रदीप के लिए बहुत खराब लगता है, मेरे को व्यक्तिगत तौर पर प्रदीप के लिए खराब लगता है क्योंकि इतने दिन मेरा लड़ाई होता है, अभी कुछ महीने उनको ऐसे लोगों को झेलना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। प्रदीप भंडारी चलिए जल्दी से, आखिरी 20 सेकंड। मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित की एडवाइस को मानता हूं कि जो भ्रष्ट है उसको जाना चाहिए और बिल्कुल अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होगी, टेंशन मत लो। तुम्हारे जो दिल की अंदर की इच्छा है स्वयं प्रकाश पुरोहित, उसको कानूनी रूप से पूरा किया जाएगा, टेंशन मत लो। तो आज मैं स्वागत करता हूं कि टीएमसी का प्रवक्ता खुद चाहता है कि अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ कार्रवाई हो। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, 1 महीना भी नहीं हुआ है बंगाल के भीतर चुनाव खत्म होने का। और आमतौर पर जिसका जिक्र आशुतोष भी यहां पर कर रहे थे कि रीजनल पार्टियों को अपने कुनबे को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए टीएमसी पर नजर रखना जरूरी होगा कि आगे चलकर क्या वो अपनी पार्टी को साथ में रख पाती है या नहीं। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल